हेलो गाइज, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। कल गाइज हमने समाज का पहला भाग पढ़ा था जिसमें हमने समाज की परिभाषा और समाज का पहला जो हमारा तत्पुरुष समाज था उसके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया था। गाइज अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज गाइज हम समाज के अन्य जो भाग हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें से सबसे पहले जो हमारा बिंदु है आज का कर्मधारय समाज का। ठीक है, कर्मधारय समाज में क्या होता है, जिस समाज का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समाज बोलते हैं। शायद आप लोगों को विशेषण विशेष्य आपने लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं इन विषयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को अगर विशेषण विशेष्य या कर्ता संधि ये सारे वीडियोस अगर आप लोगों को देखने या आप लोगों को नहीं आते, आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके आप इनको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय समाज, जिस समाज का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समाज बोलेंगे। जैसे नीलगाय, ठीक है, मुख्य अध्यापक, अध्यापकों में जो मुख्य है, समाज विग्रह करने में क्या हो जाएगा उसका, अध्यापकों में जो मुख्य है। ठीक है, नीलगाय अर्थात नीली है जो गाय। ठीक है, अगला हमारा जो समास होता है द्विगु समास होता है। द्विगु समास के अंतर्गत क्या होता है, जिस समाज का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, उसमें जब हम कोई सामासिक पद होगा उसका पहला शब्द हमारा क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे तिरंगा, ठीक है, तिरंगा है, इसका पहला शब्द क्या है, त्रि है। ठीक है, तो तीन रंगों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से चारपाई, ठीक है, चार पैरों का समाहार। इसी तरह से अन्य चौराहा, ठीक है, नवरत्न, ये सारे क्या है, द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, पहला शब्द क्या होता है द्विगु समास का, संख्यावाचक होता है। गाइस ध्यान रखना, सिंपल से। अगला हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। वहां जहां पर दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा ही पद क्या होगा, प्रधान होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास बोलेंगे। जैसे चतुर्मुख अर्थात चार मुख वाला, अर्थात कौन हो जाएंगे, हमारे ब्रह्मा जी। ठीक है, ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। ठीक है, दशानन, दशयानन जिसके, अर्थात रावण। ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ये शायद बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा, द्विगु समास समझ में आ गया होगा, कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अगला हमारा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास पांचवा समास होता है हमारा। ठीक है, जिसमें जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह दोनों शब्द संयोजक चिन्हों से क्या हो, आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम द्वंद्व समास बोलते हैं। संयोजक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे वो, और, ठीक है, परंतु, तथा, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे संयोजक चिन्ह या समुच्चय बोधक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, संयोजक चिन्ह या समुच्चय बोधक में अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण देखेंगे अब, माता पिता, भाई बहन, रात दिन। एक चीज और होती है द्वंद्व समास के अंतर्गत, ये जब कोई भी शब्द होगा तो जो पहला शब्द होगा वो दूसरा शब्द का क्या होगा, उल्टा होगा। अर्थात ये कहते हैं इसमें शब्द कैसे होंगे, विलोमार्थक होंगे, अर्थात विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे द्वंद्व समास के हो जाएंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण और लास्ट जो समास होता है हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। मैंने इससे पहले आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में पहले वाली वीडियो में बता रखा है अच्छे से, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस वीडियो को देख लें। पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्ययी भी हो, ठीक है, तथा उसके योग से समस्त पद भी क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अव्ययी भाव समास बोल देंगे। ठीक है, अव्यय, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, यथाविधि, यथा शब्द यहाँ पर क्या है, अव्यय। ठीक है, और यथोचित, ठीक है, यहाँ पर यथो जो है ये क्या है, अव्यय है। ठीक है, और जब हम दोनों यथा और विधि को मिला रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, विधि के अनुसार निकल रहा है। ठीक है, और इसी का दूसरा उदाहरण है यथोचित। तो इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो उचित हो।
इस तरह के जो अन्य उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। गाइज हमने आज पढ़ा कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कर्मधारय समास बोलते हैं, जैसे नील गाय मुख्याध्यापक, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संख्यावाचक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं, जैसे त्रिरत्न, तिराहा, चारपाई, नवरत्न आदि। इस तरह के जो भी उदाहरण है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला हमारा क्या है, बहुब्री समास, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्री समास बोलेंगे, जैसे चतुर्मुख, चार मुंह है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, लंबोदर, दशानन और नीलकंठ, ये सारे क्या है, बहुब्री समास के उदाहरण है। अगला हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में संयोजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उसका वह अव्यय भी होता है और उसके योग से समस्त पद भी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास, जिसका नाम से ही पता चल रहा है अव्यय, ठीक है। तो इसको याद रखना, समस्त पद भी क्या हो जाता है, हमारा अव्यय हो जाता है। तो जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, यथाविध, विधि के अनुसार, यथोचित, जो उचित हो आदि। इस प्रकार के उदाहरण आप लोग अपने घर में बनाएं और जहां पर समस्या आती है गाइज कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।